हेलो ऑल ऑफ यू। अब हम आगे का शुरू करेंगे बेटा। प्रीवियस सेशन में हमने जो डिस्कस किए थे, क्या चीज डिस्कस किए थे कि हाउ वी कैलकुलेट लॉस ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सेल्वेज गुड्स, दैट विल लॉस ऑफ स्टॉक। लेकिन ये क्वेश्चन अराइज होता है बेटा कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था, कितना स्टॉक जिस दिन आग लगी उस दिन कितना स्टॉक था, वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो यहां पे नेक्स्ट पार्ट बेटा, स्टॉक on the date of fire, stock on the date of fire, जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से हर बात को आप सुनते जाएंगे बेटे। कि मैंने कहा सर नहीं, पहला ऑप्शन मेरे पास है, पहला ऑप्शन मेरे पास है। मैंने कहा कि क्या हम फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, क्या हम फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं क्या। मैंने कहा कि भाई जिस दिन आग लगी स्टॉक मेरे को निकालना है कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था कितना, तो क्या हम उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं क्या। नॉट पॉसिबल बेटा। क्यों नहीं पॉसिबल है बेटा, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई गुड्स तो जल गए, कैसे मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा। स्टॉक तो जल गया मेरा, मुझे तो फिजिकल वेरिफिकेशन करना है बेटा कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितने का था। ये मेरे सामने क्वेश्चन मार्क है, जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक मेरे पास कितने का था। तो मैंने कहा बेटा यहां पे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने कहा कि फिजिकल वेरिफिकेशन नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि वो गुड्स तो जल चुका है। फिर मैंने कहा सर सेकेंड ऑप्शन, मेरे पास स्टॉक रिकॉर्ड है, मेरे पास स्टॉक रिकॉर्ड है जो आपने फाउंडेशन में पढ़े बेटा। फीफो मेथड हो गई, वेटेड एवरेज मेथड है ना, ये मेथड से अगर आपने स्टॉक रिकॉर्ड है, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि स्टॉक तो डिस्ट्रॉय हो गया बेटा। तो स्टॉक रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय, स्टॉक रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर। आग लगने से स्टॉक तो जला ही जला, देयरफॉर नॉट पॉसिबल। स्टॉक तो जला ही जला बेटा, लेकिन साथ में क्या जल गया, स्टॉक रिकॉर्ड भी जल गया बेटा, स्टॉक रिकॉर्ड भी जल गया। इसका मतलब कि भाई आग लगने से मेरे पास स्टॉक तो जला लेकिन स्टॉक रिकॉर्ड भी चले गया। तो क्या बेटा मुझे ये बताओ कि क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं क्या यहां पे कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था। वो पॉसिबल नहीं है। तो हम ये भी नहीं कैलकुलेट कर सकते बेटा कि जिस दिन आग लगी कि स्टॉक रिकॉर्ड ही जल गया। तो मैं इस तरीके से भी, स्टॉक रिकॉर्ड के तरीके से भी मैं नहीं निकाल पा रहा हूं कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितने का था। तो मैं तीसरे तरीका मैंने सोचा कि थर्ड तरीका, मैं उसका कोई नाम अभी दूंगा बेटा, लेकिन आप पहले उसको समझो, उसको यहाँ पे नाम देंगे लेकिन पहले आप कंसेप्ट समझो। मैं कहता हूं सर कि थर्ड तरीके की हम लोग बात करते बेटा। मैंने कहा कि ठीक है, ये साल शुरू कब हुआ, ये साल शुरू मेरा यहां पे होता है बेटा 1 अप्रैल 22, और ये साल खत्म कब हो रहा है बेटा 31 मार्च 23। ये मेरा फाइनेंशियल ईयर यहां पे खत्म होता है। तो मैंने कहा कि भाई ये तो बताओ कि आग कब लगी। आग लगी, हमारा डेट ऑफ फायर जो है वो डेट ऑफ फायर है बेटा 30 जून 2022। ये रही हमारी डेट ऑफ फायर। तो मेरे सामने ये क्वेश्चन मार्क है भाई कि आप मुझे ये बताओ कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितने का था। मुझे क्या कैलकुलेट करना है बेटा कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितने का था। तो मेरे सामने क्वेश्चन मार्क आता है बेटा कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी बेटा, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितने का था, वो मेरे सामने क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने कहा भाई कि फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो, पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि स्टॉक तो जल गया, कहां से जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे बेटा। मैंने कहा दूसरा तरीका कि मैंने कहा कि चलो स्टॉक रिकॉर्ड से देखते हैं, स्टॉक रिकॉर्ड भी जल गया बेटा, तो उससे भी हम नहीं निकाल सकते। तो तीसरा तरीका अब हम सीखने जा रहे हैं बेटा, जैसे हम निकालेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो ये क्वेश्चन मार्क है कैसे निकालो। मैंने कहा सर एक तरीका है, कौन सा तरीका है। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम लोगों ने एक फाउंडेशन में बेटा, क्यों ना हमने फाउंडेशन में जो सीखे फाइनल अकाउंट बनाते वक्त एक अकाउंट बनाते। मैंने कहा अच्छा कौन सा अकाउंट की बात करें सर, उस अकाउंट को कहते हैं बच्चों
उस अकाउंट का आपने कहा कि सर उस अकाउंट को कहते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि ट्रेडिंग अकाउंट में पहले अपन डिस्कस करते क्या क्या चीजें आती जो आपने फाउंडेशन लेवल पे भी देखी। एक मैंने कहा कि सर ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आ गया। उसके बाद बेटा परचेज होंगे कुछ, तो परचेज भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया बेटा, परचेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा आ गया बेटा। उसके बाद और क्या ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे। फिर यहां पर आप लिखते हो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पे क्या लिखते बच्चे, ग्रॉस प्रॉफिट लिखते। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट तो वैसे चलो आखिरी में आता है, इसको बना आखिरी में। क्रेडिट साइड में मैंने लिखा बेटा सेल्स, सेल्स तो यहां पे सेल्स आता है। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कोई गुड्स को पार्टनर या प्रोप्राइटर लेके जाता है, ड्रॉइंग्स जिसे कहते हैं, तो गुड्स कम होता है तो हम परचेज में से भी माइनस कर सकते हैं बेटा। तो यहां पर और या तो फिर गुड्स यूज्ड अकाउंट एक नया क्रिएट करके ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी लिख सकते हैं। बात एक ही है बेटा, परचेज में लिखो बेटा, सॉरी परचेज से माइनस करो या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखो। मैंने यहां पे इसको ट्रेडिंग अकाउंट नाम दिया, ट्रेडिंग अकाउंट नाम दिया। इसे भी लिखना नहीं है बेटा, आपको मेरी बात को भी सिर्फ सुनना है। तो मैंने कहा कि बेटा यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट ये बनाया, मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक लिखा, मैंने परचेज लिखा बेटा और सेल्स लिखा। मगर कभी ऐसा होता है सारे ट्रेडिंग अकाउंट में जो आइटम आते हैं कि गुड्स को पर्सनल यूज के लिए ओनर लेके जाता है, उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं, उससे गुड्स उतने से कम होता है, तो उसको आप परचेज में से माइनस भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पे लिख लेता हूं गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, टेकन फॉर पर्सनल यूज कुछ है, टेकन फॉर पर्सनल यूज, तो यहां पे एक सेकंड स्पेस नहीं, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। कभी ऐसा भी हो सकता है बेटा कि आपने वो गुड्स को सैंपल में बांट दी है ना, एडवर्टीजमेंट के पर्पस के लिए सैंपल में बांट दिए बच्चे, तो उससे भी आपका परचेज का अमाउंट कम होता है। तो आप चाहो तो परचेज में से माइनस करो बेटा या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखो, बात एक ही है। तो मैंने यहां पे जो ट्रेडिंग अकाउंट में आइटम लिखते थे बेटा, जैसे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में जो आइटम लिखते थे, जैसे कि यहाँ पे कि ओपनिंग स्टॉक लिखा मैंने यहाँ पे परचेजेस लिखा, फिर उसके बाद सेल्स लिखा। अब आपने जब भी ट्रेडिंग अकाउंट आज तक बनाया बेटे, जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया बच्चे, तो आप क्या करते थे, आप ट्रेडिंग अकाउंट जब भी बनाते थे तो आप क्या करते थे बेटा, यहां पे आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। यहां पे क्या लिखते थे बेटा, क्लोजिंग स्टॉक आप यहां पे लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक। और यहां पे जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आती थी वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बैलेंसिंग फिगर यहां पे आती थी। तो मैंने कहा सर ठीक है, आज तक हमने ऐसे ही पढ़े कि भाई जो क्लोजिंग स्टॉक रहता था वो हम लिख लेते थे और फिर ग्रॉस प्रॉफिट या कभी ग्रॉस लॉस आ जाए वो हमारी क्या होती थी बच्चों, बैलेंसिंग फिगर होती। लेकिन मैं कहूं अगर यहां पे कि मैं सिर्फ इतने पीरियड का अगर बेटा यहां पे एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं, कितने पीरियड का जो मैंने हाईलाइट किया, कितने पीरियड का बेटा वो मैं बना रहा हूं यहां पे, ये किस पीरियड से, फॉर द पीरियड 1st of April 22 टू 30th of June 22। मैंने कहा क्यों ना सर मैं इतने पीरियड का यहां पे ये इसका ट्रेडिंग अकाउंट बना लूं, सिर्फ इतने ही महीने का, 3 महीने का, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने का ही मैं अगर ट्रेडिंग अकाउंट बना लूं, ये 3 महीने का ही मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना लूं बेटा, मैंने कहा तो मैं यहां पे ये 3 महीने के यहां पे शुरुआत में जो ओपनिंग स्टॉक था ये स्टॉक यहां लिखता हूं, ये 3 महीने का परचेज था वो परचेज यहां लिखता हूं, ये 3 महीने में जो सेल्स हुआ वो सेल्स में यहां पे लिखता हूं बेटे, और मुझे यहां का स्टॉक चाहिए इस तारीख को, जिस तारीख को आग लगी उस तारीख का मेरे को स्टॉक निकालना है। तो मैंने कहा जिस तारीख को आग लगी उस तारीख के स्टॉक को मुझे निकालना है बेटा यहां पे, तो क्यों ना मैंने यहां का एक ओपनिंग स्टॉक यहां लिखा, इस पीरियड का परचेज लिखा, ये 3 महीने का परचेज लिखा, ये 3 महीने का सेल्स लिखा बेटा, और अगर मैं यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट लिख दूं, अगर मैं ये ग्रॉस प्रॉफिट लिख दूं तो ये मेरी खुद ब खुद बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगी। तो मैंने कहा सर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये जो स्टॉक है आपका, ये क्लोजिंग स्टॉक जो 3 महीने का ही ट्रेडिंग अकाउंट है बेटे, तो ये जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएंगी, आप बोले सर ये बैलेंसिंग फिगर मैं बताता हूं, तो ये होती है बच्चों आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर,
ये क्या होता है बेटा? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर होता है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर यहां पे आ रही है, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में ये ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेज लिखा, सेल्स लिखा, और मैं कहता हूं कि ये बैलेंसिंग फिगर है मेरी जो स्टॉक, दिस स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। लेकिन सर हमने जब भी फाइनल अकाउंट 11 12 फाउंडेशन में करे, हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आती। बिल्कुल सही बेटा, अकाउंटिंग इज एन इक्वेशन। अगर आप को भी एक मिसिंग फिगर फाइंड आउट करते, तो मैं अगर इस ग्रॉस प्रॉफिट को लिख लूं, अगर मैं इस ग्रॉस प्रॉफिट को लिख लूं बेटे, इस ग्रॉस प्रॉफिट को अगर लिख लूं, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, दैट इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वो निकल आएगा बेटा, वो निकल आएगा। मैंने कहा था ठीक है, तो इसका मतलब आप ये 3 महीने का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाह रहे हो। इसी 3 महीने के, जो 3 महीने के पहले जो स्टॉक था, आपने ओपनिंग स्टॉक लिखे, उसके बाद बेटा आपने परचेज लिखे, और उसके बाद क्या लिखे? इसका सेल्स लिखे, और जो भी बेटा फिर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपने निकाल ली, जो सेल्स पे आपका प्रॉफिट हो वो आपने लिख लिए बच्चे, तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बैलेंसिंग फिगर निकल आएंगी। लेकिन जो मेरे सामने क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कैसे निकालो, वो कैसे निकालो? और ये ट्रेडिंग अकाउंट 3 महीने का, सर आप कहते हो कि स्टॉक रिकॉर्ड जला, हो सकता है कि सर ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो आपका ये भी तो जल गया होगा। मैंने कहा हो सकता है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी जल गए। मैंने कहा पिछले साल के हमारे सीए को कॉल करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी को कॉल करके, सर ये राजू की फर्म है। राजू बोले सर सुनिए, आग लग गई मेरे को, जिस तारीख को आग लगी उस तारीख का स्टॉक निकालना है। तो मैंने सीए को कॉल किया, मैंने बोला सर पिछले साल ऑडिट हुआ था, वो ऑडिट रिपोर्ट में देखो क्लोजिंग स्टॉक की था, तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ पे लिख लिया ओपनिंग स्टॉक। अब बेटा यहाँ पे हमने सप्लायर को कॉल करे, हमारे जो गिनती चुनती के सप्लायर, उनको कॉल करो, उन्हें बोले कि हमने कितना सप्लाई करे थे, और उन सप्लायर से क्या करे बेटा, बट पूछेगा आपने वो कितना सप्लाई करे, परचेज की फिगर निकली। सेल्स कितना हुआ, हमने कस्टमर जो थे हमारे उनको कॉल किया, कितना सेल्स हो, उनसे हमने पता लगाया। आई नो इट इज डिफिकल्ट, मगर आपके कुछ पर्टिकुलर कस्टमर और आपके है और सप्लायर, तो आप परचेज सेल्स की फिगर निकाल लोगे। मगर हमें टेंशन नहीं लेना, ये एग्जामिनेशन हम जो क्वेश्चन अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे, उसमें परचेज और सेल्स की फिगर इस पीरियड की हमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। लेकिन बच्चे अगर मैं जस्ट वेट ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसके बारे में बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालो, क्यों? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे बेटा जब भी तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक, वो जो बैलेंसिंग फिगर है वो आएंगी बेटा। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालता हूं, जब भी तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वो बैलेंसिंग फिगर निकल आएंगे बेटा। अब हम ये मानेंगे बेटा, अगर हो सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट, बच्चे एक और चीज बेटा, इसका जो नाम होता है बेटा, इसको ट्रेडिंग अकाउंट के अलावा एक दूसरा जो नाम है, दूसरा क्या, इसी नाम से आपको बुलाना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सर ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, क्यों आप इसे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से बुला रहे? क्योंकि बेटा हो सकता है कि मेरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी जल गया हो सकता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी मेरा जल गया हो। सर ये फिगर्स तो मैंने पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट से निकाला, मैंने सप्लायर से, मैंने कस्टमर से पूछा, तो ये कोई फुल फ्लेज ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, ये कच्चा पक्का है। ये क्या है बेटा? ये कच्चा पक्का है बेटा, ठीक है। ये एस्टीमेट बेसिस पे है, एस्टीमेटेड बेसिस पे है भाई, इसीलिए मैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बोल रहा हूं, इसे मैं बुला रहा हूं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। जो भी मेन बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं होता, हम उसे मेमोरेंडम के नाम से बुलाते, तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं कह रहे बच्चे, हम इसे क्या कह रहे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है बेटा कि मैं कैसे निकालूं ये जो ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे हमने लिख रखे बेटा, ये क्वेश्चन है कि सर ये ग्रॉस प्रॉफिट में कैसे कैलकुलेट करूं। तो दो चीज हो सकती है बेटा, कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो होता है, कि जो इसका मतलब क्या होता है, जो आपने सेल्स करे उस पे कितने प्रतिशत प्रॉफिट है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। जो आपने सेल्स करे उस पे कितना प्रॉफिट है, कितने परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो हो सकता है बेटा कि आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। एक पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन सर मैं कैसे मानूं ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आप कह रहे हो, ये मैं कैसे मानूं कि सर ये रेशो कौन सा रेशो है? ये मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का मतलब कि जो आपका सेल्स हुआ उसमें इतने प्रतिशत प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, तो वो परसेंटेज जो आपका 3 महीने का सेल्स है बेटे, ये जो 3 महीने का सेल्स है, वो 3 महीने के सेल्स पे वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो लगा दो, जो भी क्वेश्चन में 20% 25% दिया, इस पे लगा दिए तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो ये आपके बैलेंसिंग फिगर। लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कौन सा होगा रियल लाइफ में? ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो वो होते हैं जो पिछले सालों में हमने इसको यूज करे, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, जो पिछले सालों में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ।
तो भाई ये मानने में कोई हर्ज नहीं है कि जो प्रॉफिट पिछले सालों में हुआ ग्रॉस प्रॉफिट, वैसा ही प्रॉफिट हमको इसी साल में ये 3 महीने में भी हुआ होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बेटा, तो ठीक है, उसने बोला कि 3 महीने में हुआ, तो अपन उसको मान लो, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अपन सीधा लगा देंगे बेटा सेल्स पे, और एक ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायर विल बी बैलेंसिंग फिगर। लेकिन बच्चे यहां पे कभी कभार क्वेश्चन में होता है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वो नहीं देता, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं देता क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। तो मैंने कहा कि सर मेरा ये लास्ट ईयर था, पिछला साल जो था उसको मैं फाइनेंशियल ईयर यहां पे लिख देता 2021-22। तो अगर इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये 3 महीने का नहीं दिया, तो आपको इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज नॉट गिवन, if gross profit ratio is not given in the question, then मैं पहले लिख लेता हूं बेटा, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। then the information of trading account of last year, trading account of last year will be given in question to find out GP रेशियो। अब ध्यान से सुनना मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा बेटा कि अगर हमको क्वेश्चन में उसने जीपी रेशियो नहीं दिया बेटा, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया, तो वो जरूर आपको, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से नहीं दिया बेटा, तो वो जरूर आपको लास्ट ईयर की ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन देगा। लास्ट ईयर का स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, परचेज सेल, सारी इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर की ट्रेडिंग अकाउंट की देगा। और वो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और वो ग्रॉस प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। हाउ वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बेटा, हाउ वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब अगर मेरे को जीपी रेशियो उसने दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, लेकिन हो सकता है कि गिवन भी हो सकता है, अगर दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं दिया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो वो लास्ट ईयर के, हमको लास्ट ईयर के बेटा ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन देगा। लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक कितना था, पूरे साल का ट्रेडिंग अकाउंट इंफॉर्मेशन, ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, परचेज कितना था, सेल्स कितना था, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट। हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा एज ए वर्किंग नोट पिछले साल की, टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। और वो जो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग फाइंड आउट करेंगे बेटे, वो ग्रॉस प्रॉफिट से पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे बाय अप्लाइंग फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर ये तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पिछले साल का हो गया, फिर सही बात है। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कौन से साल का हो गया बेटा, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया। लेकिन सर मगर ये 3 महीने में अगर हम बात करें, तो जरूरी थोड़ी कि ना सर कि यही ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हुआ होगा जो पिछले साल, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है जीपी रेशियो 3 महीने का, तो मानने में कोई हर्ज नहीं है बेटा, जो पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वही ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इस साल भी मेंटेन हुआ होगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, अभी हम फुल फ्लेज क्वेश्चन पे आए नहीं। बिलीव मी, ये पोर्शन अगर आपको 70% भी क्लिक किया, समझ में आ गया, यू आर जीनियस। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले इस चैप्टर की थ्योरी, उस कंसेप्ट को समझे बेटा, और जब हम क्वेश्चंस पे हम आएंगे बेटे, तो यही चीजों का इंप्लीकेशन वहां पे होगा, फिर पॉइंट्स और क्लियर होते जाते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से मेरी बात आप सुनेंगे बेटा। अब क्या हुआ कि मैंने कहा सर कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर दे दिया इस साल का तो बड़ी अच्छी बात है, हमने उसको ले लिए, वो रेशियो हमने सेल्स पे लगा लिए बेटा। हो सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इस साल का नहीं दिया, तो पिछले साल के हमको ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन देता है, पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, परचेज कितना है, सेल्स कितना है, सारी इंफॉर्मेशन हमको पिछले साल की वो देता है बेटा। उससे हम पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, उससे जीपी रेशियो कैलकुलेट करते और वही जीपी रेशियो इस साल लगा लेते, यही मानते कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पिछले साल था वही ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इस साल भी था। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक बोलने जा रहा हूं, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बेटा। मैं कहता हूं सर कि ये जो सेल्स है, एग्जांपल हम यहां पे कुछ फिगर्स लेते हैं बेटा। मैंने कहा बेटा कि सेल्स सपोज यहां पे 1000 रुपीज का सेल्स था, ये जो सेल्स है कितने का था बेटा, 1000 रुपए का सेल्स था। और मान लो क्वेश्चन में जीपी रेशियो आपको बोला
कि 20% है या कोई भी 20% से सपोज या 30% जीपी रेशियो बोला, तो मैंने कहा सर ये जो 1000 रुपए का सेल्स था इसका 30% में ले ले तो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने 300 लिखा। क्या कहा बेटा मैंने कि आपको वहां पे कितना लिखा था, सेल्स कितना बोला था उसने, सेल्स उसने बोला सर कि 1000 रुपए का सेल्स था, 1000 रुपए का सेल्स मैंने वहां पे लिखा। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या तो दिया या तो पिछले साल की ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी है, तो वहां से हमने जीपी रेशियो कैलकुलेट कर, तो हमने 30% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहां पे लगा दी, तो 1000 का 30% हो गया 300। लेकिन रियल लाइफ में अपन सोचते क्या ये जरूरी है कि मैं हर आइटम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे बेचूं? हो सकता है बेटा कि मैंने कहा ये मेरी दुकान है बेटा, ये मेरी दुकान है, मैं यहां पे ये आइटम्स यहां पे रखे हुए, तो ये मेरा आइटम्स है जो मैं बेचता हूं, ये था, इसको मैंने 30% के मार्जिन पे बराबर बेचा बेटा, इसको भी 30% के मार्जिन पे ही बेचा मैंने, ठीक है जीपी रेशियो। लेकिन ये जो पेंसिल एग्जाम्पल, इससे बहुत प्यार है मुझे, 5 साल से यूज कर रहा है इसको। एग्जाम्पल, ये प्रोडक्ट हम बेचते तो मैंने ये बराबर एक प्रोडक्ट बेचा 30% के मार्जिन पे, दूसरा प्रोडक्ट बेचा 30% मार्जिन पे, तीसरा प्रोडक्ट बेचा 30% के मार्जिन पे, तो तीनों प्रोडक्ट बराबर 30% के मार्जिन पे बेच रहा हूं। लेकिन ये भी तो हो सकता है बेटे कि ये जो पेंसिल है ये टूट गई, ये पेंसिल टूट गई, डैमेज हो गई, तो ये जो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट जो रेशियो है उतने में नहीं बेच पा रहा, हर आइटम 30% पे जा रहा है, ये डैमेज हो गई तो मैं 30% पे शायद ना बेच पाऊं, इट्स एबनॉर्मल आइटम। कोई रिलेटिव आ गए, अरे बोले सर 30% पे बेचते होंगे, हमको कम पे बेचो, तो अपन कम कीमत पे बेचे, तो इसका मतलब सपोज ये डैमेज हो गई तो मैं इसको 30% के मार्जिन पे नहीं बेच पा रहा हूं, क्योंकि ये क्या हो गया बेटा, डैमेज हो गया, तो इसको मैं 30% के मार्जिन पे नहीं बेच पा रहा, तो इसको कितने परसेंट के मार्जिन पे, सपोज मैं इसको 20% के मार्जिन पे बेचा। तो मैं कहता हूं बेटा यहां पे अगर ये होता है कि सर ये जो मेरे पास 1000 रुपए का जो सेल किया बेटा, उसमें बच्चे कि नॉर्मल जो गुड्स थे, तो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे मैंने बेचा बेटे, वो 800 का था, 800 का सेल हुआ नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे, दैट इज 30% का मार्जिन इस पे। लेकिन कुछ गुड्स है जिसको मैं एबनॉर्मल गुड्स कहता हूं बेटा, वो 200 रुपए का था, टोटल सेल अभी भी 1000 का ही है बेटा, लेकिन कुछ गुड्स 30% के मार्जिन पे गए बेटा, और कुछ गुड्स 20% के मार्जिन पे गए। तो अगर मैं यहां पे पूरे के पूरे गुड्स पे, अगर मैं यहां पे 30% पूरे के पूरे गुड्स जो 1000 रुपए का सेल हुआ बेटा, जो 1000 का सेल हुआ पूरे पे अगर मैं 30% यहां पे लगा दूं तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? उसमें से कुछ आइटम मैंने कितने के मार्जिन पे बेचा बेटा, 30% के मार्जिन पे बेचा, और कुछ आइटम मेरे 20% मार्जिन पे बेचा। मैंने कहा सर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ये जो 30% आया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमेशा नॉर्मली आप कितने में बेचते हो उसके ऊपर जीपी रेशियो आपने निकाले। तो यहां पे जीपी रेशियो किस पे निकला कि नॉर्मल गुड्स जब आप बिजनेस में बेचते तो उस पे आपका कितना मार्जिन होता है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। लेकिन कोई डैमेज आइटम था आपने कम कीमत पे बेचे बेटा, तो उस पे तो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जब नॉर्मल गुड्स में बेचता हूं उस पे 30% लगता है, लेकिन यहां पे तो एबनॉर्मल गुड्स है, तो सर इस पे तो मैंने 30% पे नहीं बेचा। लेकिन अब मैं उस एबनॉर्मल गुड्स को भी अगर मैं 30% के मार्जिन मान के, मतलब पूरे 1000 के सेल को मैं 30% के मार्जिन पे बेच बोलूं, तो मैंने यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट गलत लिख दिया। क्यों? क्योंकि कुछ आइटम 20% के मार्जिन पे, कुछ आइटम बेटा यहां पे 20% के मार्जिन पे बिके बच्चों, तो यहां पे 30% सब पे लगाना गलत होगा। और अगर आपने ये गलत लिख ली बेटा तो आपका क्लोजिंग स्टॉक ये बैलेंसिंग फिगर आने वाली है। आप ग्रॉस प्रॉफिट लिख रहे बैलेंसिंग फिगर आएंगी, तो ये बैलेंसिंग फिगर भी हमारी गलत आएंगी। तो हम क्या करें सर कि अगर हमारे सारे आइटम डैमेज गुड्स है, एबनॉर्मल आइटम नॉर्मल जीपी रेशियो पे नहीं बिकते, एबनॉर्मल आइटम इसीलिए, तो एक तरीका होता है कि मैंने कहा कि एक काम करते सर, हम जब ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, व्हाई वी प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड आउट द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो जब मैंने बच्चे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया टू फाइंड आउट द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, तो बेटा हमने यहां पे एक काम करे कि ये जो कॉलम का अमाउंट आपको 1 दिख रहा है, ये कॉलम का अमाउंट कितना दिख रहा है बेटा, यहां पे अभी 1 कॉलम का अमाउंट दिख रहा है ना आपको, यहां पे 1 कॉलम का अमाउंट दिख रहा है। हम क्या करेंगे यहां पे बेटे, हम क्या करेंगे यहां पे ये जो अमाउंट का कॉलम है, यहां पे आप स्पेस नहीं इसलिए ऊपर लिख रहा हूं बेटा, वो अमाउंट के कॉलम में हम 3 कॉलम बना लेंगे। कितने कॉलम बनाएंगे बेटा? 3 कॉलम। एक बना लेंगे नॉर्मल गुड्स, दूसरा कॉलम एबनॉर्मल गुड्स, और तीसरा कॉलम टोटल। आपने कहा सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये 3 कॉलम आप यहां पे क्यों बनाएंगे सर अमाउंट के? जो भी क्वेश्चन में
एबनॉर्मल आइटम दिया है अपने को। एबनॉर्मल आइटम वो जो हमारे नॉर्मल जीपी रेशियो पे नहीं बिका, वो हमारे लिए एबनॉर्मल आइटम है बेटा। तो जो भी नॉर्मल जीपी रेशियो पे नहीं बिका बच्चे, वो हमारे लिए एबनॉर्मल आइटम है। तो अगर जो भी क्वेश्चन में हमको एबनॉर्मल आइटम दिया, मतलब वो जो नॉर्मल जीपी रेशियो पे नहीं बिका बेटा, उस क्वेश्चन में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में हम 3 कॉलम बनाएंगे। कितने कॉलम बनाएंगे बच्चे? हम 3 कॉलम बनाएंगे। और वो कॉलम कौन से है बेटा हमारे? वो कॉलम है हमारा नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स और टोटल। अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर क्यों आप 3 कॉलम बना रहे? वो इसीलिए बेटा क्योंकि जब मैं जीपी रेशियो लगाऊंगा तो मेरे को नॉर्मल सेल पे लगा, एबनॉर्मल सेल पे जीपी रेशियो नहीं लगाऊंगा। क्यों बेटा? क्योंकि एबनॉर्मल सेल नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे बिका नहीं है। तो अपनी सहूलत के लिए क्यों ना हम लोग, मैं एबनॉर्मल आइटम हूं, एग्जांपल मैं सपोज एक टोटल गुड्स है हमारे, तो सपोज मैं एक नॉर्मल आइटम हूं, तो मैंने कहा कि भाई जो नॉर्मल जीपी रेशियो पे नहीं बिके वो थोड़ा साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ, अलग अलग हिसाब किताब करते। क्यों? क्योंकि मुझ पे मैं एक नॉर्मल आइटम हूं बेटा, मुझ पे जीपी रेशियो नॉर्मल लगा, लेकिन मेरे पे जीपी रेशियो कौन सा? नॉर्मल जीपी रेशियो। तो मैंने कहा एक काम करो भाई, अपन पूरी एक है, मगर मैंने कहा कुछ आइटम पे नॉर्मल है, कुछ एबनॉर्मल, तो मतलब नॉर्मल वाले अलग और एबनॉर्मल वाले अलग हो जाओ। क्यों? क्योंकि जो जीपी रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा, या जीपी रेशियो पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट से हमने बना के जो कैलकुलेट की बेटा, वो जीपी रेशियो सिर्फ नॉर्मल गुड्स पे लगेगा। तो हमने क्या करे अपनी सहूलत के लिए, इंस्टीट्यूट भी यही करती है अपनी सहूलत के लिए बेटे, कि एक नॉर्मल आइटम का एक मैंने कॉलम बनाया, एक एबनॉर्मल आइटम का मैंने कॉलम बनाया बेटा। तो एक नॉर्मल आइटम का मैंने कॉलम बनाया और एक एबनॉर्मल आइटम का कॉलम और एक टोटल का कॉलम। क्यों? क्योंकि जब मैं जीपी रेशियो अप्लाई करूंगा तो मैं नॉर्मल आइटम पे जो सेल हुआ है उस पे जीपी रेशियो अप्लाई करूंगा। तो जो भी एबनॉर्मल आइटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, मे बी एबनॉर्मल आइटम का कोई ओपनिंग स्टॉक है, कोई और एबनॉर्मल आइटम के बारे में दिया है, तो वो ओपनिंग स्टॉक परचेस, जो भी एबनॉर्मल आइटम की इंफॉर्मेशन है वो एबनॉर्मल आइटम कॉलम पे लिखेंगे। तो सर एबनॉर्मल आइटम पे हमने कौन सा जीपी रेशियो लगाना? फिर आप कह रहे हो कि जो जीपी रेशियो क्वेश्चन में दिया वो नॉर्मल जीपी रेशियो है, तो हमने जो नॉर्मल जो कॉलम हमने यहां पे बनाए बेटा, ये 3 कॉलम है। जो नॉर्मल गुड्स वाला जो आइटम है उस पे आपने नॉर्मल जीपी रेशियो लगा दी, लेकिन जो एबनॉर्मल वाला आइटम है बेटा, इस पे कौन सा जीपी रेशियो लगाना? तो हमने पहली स्टेप इनको अलग करे। पहली स्टेप क्या करे? अलग करे। तो अमाउंट के 3 कॉलम बनाएंगे बेटा, एक नॉर्मल, दूसरा एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल के आइटम एबनॉर्मल के आइटम एबनॉर्मल वाले कॉलम में लिखेंगे। उनको कौन सा जीपी रेशियो लगाएंगे वो क्वेश्चन में हमको जरूर इन्फॉर्म करेगा कि वो लॉस में बिका है कि किस रेशियो में बिका है। एबनॉर्मल आइटम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन पक्के से क्वेश्चन में दी रहेंगी कि एबनॉर्मल आइटम जो है वो कितने में बिका, कितने के नुकसान पे बिका एंड ऑल दैट। वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एबनॉर्मल आइटम का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस वॉटएवर, वह एबनॉर्मल आइटम है तो ये भी पॉसिबल है कि लॉस में बिके, तो एबनॉर्मल आइटम को ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो भी हो इंफॉर्मेशन वो क्वेश्चन में दी रहेंगी। अकॉर्डिंगली बेटा हम वो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस एबनॉर्मल आइटम में करके एबनॉर्मल आइटम का स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकलेगा। मतलब मैंने अमाउंट के 3 कॉलम बनाया, एक नॉर्मल, एक एबनॉर्मल, एक टोटल। नॉर्मल में नॉर्मल का, एबनॉर्मल का एबनॉर्मल में। तो जो ये बैलेंसिंग फिगर आएंगी बेटा, ये बैलेंसिंग फिगर नॉर्मल की अलग आएंगी, एबनॉर्मल की अलग। क्यों? क्योंकि आपने अलग अलग कॉलम बनाए। तो नॉर्मल वाले कॉलम में स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर नॉर्मल गुड्स का आएगा, एबनॉर्मल वाले कॉलम में स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एबनॉर्मल गुड्स का आएगा। जैसे इसके कॉलम में नॉर्मल गुड्स का, ऐसे कॉलम एबनॉर्मल गुड्स का। तो एबनॉर्मल गुड्स पे जो भी हमको जीपी रेशियो लगाना रहेगा बेटा, वो क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा। ये लॉस में बिका, फायदे में बिका, जो भी एबनॉर्मल के बारे में, फायदे और नुकसान के बारे में, वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो ये बेटा हमारा डिस्कशन हुआ, सारा डिस्कशन रिलेटेड टू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। हमेशा बेटा कोई भी क्वेश्चन में जाने की हड़बड़ी नहीं करना है कि फट से क्वेश्चन में चलेगा। आई थिंक पिछले जो पार्ट 1 आज डे 1 का, तो उसमें आई थिंक मैंने अराउंड 1 आवर से ज्यादा ही सिर्फ इस पे डिस्कशन किया होगा कि बैकग्राउंड बताने में। अभी भी बैकग्राउंड के बारे में आपसे बेटा बात किया मैंने। अब इसके बाद आप लोग क्वेश्चन पे हम लोग अब शुरू होंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन में भी कई चीजें आते रहेंगी। तो हमने जो भी डिस्कशन बेटा अभी तक किए, तो उसमें अगर आपने को 60-70% जो पॉइंट्स है, मैंने जो भी बोला 60-70% पॉइंट जो हमारे दिमाग में, दैट इज यूर जीनियस। क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, इसी का इंप्लीकेशन हमारे सामने रहेगा, इसके नंबर्स हमारे सामने क्वेश्चन करेंगे, तो वो जब इसको जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये इंप्लीमेंट वहां पे होगा बेटा, तो फिर और पॉइंट्स हमारे क्लियर होते जाते। अब आपका काम शुरू होता है बेटा कि अब आपको क्वेश्चन नंबर देना है और क्वेश्चन नंबर के साथ अब आपको लिखना रहेगा इसके। तो अच्छा, ये जो तीसरा पॉइंट है बेटा, हम इसको किस नाम से बुलाते हैं? इसे हम कहते हैं
इस तरीके से इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं देंगी ना आपको, फिजिकल वेरिएशन छोड़ दो, स्टॉक रिकॉर्ड ये सब नहीं दे देगी ना, क्वेश्चन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायर नहीं देती इंस्टीट्यूट। अगर वो दे दी तो खेल ही खत्म हो गया ना बेटा। हमारा उद्देश्य ये कि जिस दिन आ गएगी उस दिन स्टॉक कितना था उतना बताओ। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर? बाय प्रिपेयरिंग द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। दैट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इज फॉर द, ये इस साल के शुरुआत से बेटा, साल के शुरुआत से डेट ऑफ फायर तक, साल की शुरुआत से डेट ऑफ फायर, इतने पीरियड का सिर्फ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। इस पीरियड का परचेज सेल सब लिखते हैं, परचेज सेल, ओपनिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट किस पे? नॉर्मल सेल पे बेटा। व्हाट अबाउट एबनॉर्मल आइटम? वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अपने को दी भी रहेंगी, वो कितने प्रॉफिट पे कितने नुकसान पे गया। तो जब अपन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और किसी क्वेश्चन में अगर एबनॉर्मल आइटम है तो उसमें अपन 3 कॉलम बनाएंगे, नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल का भी कॉलम बना लेते। ओके, अगर जीपी रेशियो का क्या सर क्वेश्चन में दिया रहेगा? हाँ, क्वेश्चन में दिया रहेगा। नहीं दिया तो आपको पक्के से उस क्वेश्चन में पिछले साल की ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन देंगे, एंड देन वी विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर, और उसके बेसिस पे बेटा वो ट्रेडिंग अकाउंट से फिर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट से फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पिछले साल कर लेंगे, और हम यही मानेंगे कि वो जीपी रेशियो इस साल भी अप्लाई होगा। सो ये हमारा डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से हम स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालेंगे, और एग्जामिनेशन में ऐसा ही आएगा आपको, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इस मेथड से ही हमको करना रहेगा। सो अब हम शुरू करते बेटा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करते बेटे, और अब आपका लिखने का काम शुरू होता है। ठीक है, तो अब आप नोटबुक, अगर आपने फर्स्ट डे शायद नहीं ली होगी तो अभी कहीं रफली लिख लें इसको, फिर इसमें लिखना फिर। लेकिन आपको 400 पेजेस की कितनी नोटबुक लेना है बेटा? 2 नोटबुक 400 पेजेस की लेना है, और जो सिर्फ क्वेश्चन जो मैं यहाँ करूँ वही आपको लेना है, एक क्लास क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो होमवर्क जो मिलेंगे डेली करना है, ये डिसिप्लिन है बेटा, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, कभी भी अपनी मेहनत पे डाउट मत करना बेटा। ठीक है, मंजिल तो मिल ही जाएंगी, बस कभी हार मत मानना, तो मंजिल पक्का मिलेंगी। ठीक है, तो अपनी बस कभी हार नहीं मानना, वो कहते हैं ना मंजिल तो पक्का मिल ही जाएंगी बेटा बस। और कोई भी जब भी मेहनत करते हो तो मेहनत पे कभी अपने डाउट नहीं करना, कभी ये मत सोचना कि जाया चलेगी, वेस्ट चलेगी, नहीं, मेहनत पे अपने पूरा भरोसा रखो बेटा, मंजिल तो मिल ही जाएंगी तुमको, बस कभी हार मत मानना। सो आपको जो 2 नोटबुक लेना रहेगा बेटा, एक रहेंगी क्लास की और एक रहेंगी बेटा क्लास क्वेश्चन और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आप करोगे, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा डेली कि आज आपको कौन सा होमवर्क है, कौन सा क्वेश्चन करना है, डेली बस आप मेरे साथ साथ चलो। बिलीव मी, योर टारगेट शुड बी 75। अकाउंट्स में पासिंग 40 नहीं है, एग्जामिनेशन 60 नहीं, अपने को एक ही फिगर पता है 75, और वो मिनिमम है, उस मतलब वो पास होने का क्राइटेरिया अपने लिए 75 है बेटा। तो अकाउंट्स में यही मान के चलेंगे अपन कि पास होने तो अपने को कितना स्कोर करना है, 75, उससे कम नहीं बेटा। अब आपका काम शुरू होता है, मैंने जो डिस्कशन किया अब आपका काम शुरू होता है। अभी तक कुछ नहीं लिखना है, पीडीएफ आपसे शेयर हो जाएंगे। अब आप बढ़िया से अपने नोटबुक में हेडिंग दो, चैप्टर नंबर 1 इंश्योरेंस क्लेम। तो आप नोटबुक में हेडिंग देंगे बेटा चैप्टर नंबर 1 इंश्योरेंस क्लेम, और वहां पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। तो ये क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 1, और अगर आपके पास अभी नोट्स अगर पहुंचे नहीं होंगे तो घबराना नहीं बेटा, तो 3-4 दिन में वो आ जाएंगी बुक आपके पास। जस्ट आप क्या पीडीएफ शेयर करी गई बेटा, पीडीएफ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनते जाएंगे बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 1 वो कहते हैं नवंबर 2017 का क्वेश्चन है बेटा। वो कहता है बच्चे की फायर ऑक्यूर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ अग्नि ऑन 25 अगस्त 2017। कब आग लगी बेटा? आग लगी 25 अगस्त 2017 को। व्हेन ए लार्ज पार्ट ऑफ स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड, उसमें से लार्ज पार्ट क्या हो गया उनका? डिस्ट्रॉय हो गया बेटा। सैलवेज वॉज ₹15,000, सैलवेज वैल्यू कितनी? 15,000 रुपए हमको मिल जाएंगे, जो गुड्स थोड़ा सा बच गया उसको बेचने पे। अग्नि गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द पीरियड ऑफ January 1st 2017 to 25th of August 2017। अब बेटे यहां पे ध्यान से आप इस चीज को समझते जाएंगे। उसने क्या कहा कि यहां पे साल कब शुरू हो रहा है? जनवरी 1 जनवरी को शुरू हो रहा है बेटा, और आग कब लगी? 25 अगस्त को। मतलब हमें जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बच्चे बनाना है, वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहां से बनाना है बेटा? वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमको बनाना है 1 जनवरी 2017 से लेके 25 अगस्त 2017 से। अब इस बीच की उसने हमको इंफॉर्मेशन दिया है बेटा, जैसे कि उसने इंफॉर्मेशन दिया परचेज हुआ हमारा 85,000,
सेल्स 90,000, गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 were taken by Agni for personal use, वो ड्रॉइंग से. Then cost price of stock on January 1st, 2017 was ₹40,000. This is opening stock. Now over the past few years, Agni has been selling goods at a consistent gross profit. At a consistent gross profit margin of 33 1/3. This is 1/3 is 0.33. तो 33 फिर बाजू में 1/3 लिखा, दैट इज 33.33%. अब ध्यान से बेटा, तो उसने बोला कि कंसिस्टेंट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है उसका 33.33%. द इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज ₹50,000. पॉलिसी अमाउंट कितनी बेटा 50,000 की. इट इंक्लूड्स एन एवरेज क्लॉज. अग्नि आस्क यू टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ क्लेम टू बी मेड ऑन द इंश्योरेंस. कम आग लगी, नुकसान हुआ, तो भाई ठीक है, उसने हमको क्वेश्चन में बच्चे ये बता दिया कि यहाँ पे सेल्वेज कितना है वो बता दिया, हमको पॉलिसी अमाउंट बता दिया, ठीक है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था वो हमको कैलकुलेट करना है कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था. सो हाउ मच इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. तो डेट ऑफ फायर के दिन कितना स्टॉक था वो हमको कैलकुलेट करना है बेटा. तो हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. So we'll prepare a memorandum trading account from 1st of January to 25th of August. इस पीरियड का हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे बेटा, और हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था. तो इस पीरियड का हमको ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे, या कोई और एडजस्टमेंट रहते वो लिखेंगे बेटा. और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में इसमें कुछ भी एबनॉर्मल आइटम नहीं है. तो हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चे एक सिंगल कॉलम वो अमाउंट का रहेगा. अब उसने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना 33.33%, वो भी उसने क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है. तो सबसे पहले बेटा एक एक पॉइंट में फिर से पढ़ूंगा, एक्सप्लेन करूंगा. सबसे पहले अब आपकी नोटबुक में बेटा आप लिखेंगे, ठीक है. अब आपकी नोटबुक में आप लोग लिखेंगे, ये लिखना है आपको, नोटबुक में लिखें क्वेश्चन नंबर C1 है, क्लास का क्वेश्चन इसलिए C1 लिखा हुआ है बेटा, ठीक है. तो यहाँ पे अब उसका नाम नहीं दिया उसने पूरा, कौन सा, अग्नि लिखा, इन द प्रीमाइसेस ऑफ अग्नि, तो मैं यहाँ पे अग्नि लिख लेता हूँ. ओके, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड फर्स्ट ऑफ जनवरी to 25th of August 2017. एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, नवंबर 2017 में आया था. उसके बाद आपने यहाँ पे ड्रॉ किए. ओके, ओके, ये आपने ड्रॉ करेंगे. कितने लाइन का बेटा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5-6 लाइन का, सिर्फ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आप 5-6 लाइन का ड्रॉ करेंगे. मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया. ओके, ध्यान से सुनेंगे. तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन है, व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे बेटा अपन. ओके, सो यहां पर देखेंगे आप लोग, सबसे पहले अपने क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी. सबसे पहले उसने हमको यहाँ पे परचेज दिया बेटा. परचेज कितना है आपका, यहाँ का परचेज दी, इस पीरियड का परचेज है बेटा आप लोगों का 85,000. तो परचेज 85,000 लिखी यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में ओपनिंग स्टॉक के लिए स्पेस रखना, ओपनिंग स्टॉक के लिए स्पेस रखना. तो मैंने यहाँ पे लिखा टू परचेज. परचेज कितना है बेटा आपका 85,000 का परचेज है बेटा इस पीरियड में, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन में सेल्स दिए, इस पीरियड में सेल्स कितना है बेटा 90,000. एक और चीज यहाँ पे ना, एक मिनट आप ये देख लेना, यहाँ पे ना गुड्स उसने ये बोला है कि पर्सनल इसके लेके गए, तो अपने परचेज अकाउंट में एडजस्टमेंट है, परचेज अकाउंट में एडजस्ट करना पड़ेगा ड्रॉइंग्स का. तो इसीलिए आप ये परचेज को आप इनर कॉलम में लिख लें. तो परचेज जो आपका 85,000 है ना बेटा, उसको इनर कॉलम में लिखो आप 85,000, ठीक है. ओके, उसके बाद बेटा यहाँ पे सेल्स आपको दिया 90,000. तो सेल्स हमने ट्रेडिंग अकाउंट जो बना रहे उसके क्रेडिट साइड में लेके सेल्स बेटा कितना अमाउंट है सेल्स का 90,000 रुपए. 90,000 हमको क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है बेटा. उसके बाद बेटा यहाँ पे उसने हमसे दिया गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000. गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वेर टेकन बाय अग्नि फॉर पर्सनल यूज.
ध्यान से मेरी बात सुनिए, आप ये चीज समझे। देखो यहां पर अपना ये साल शुरू हुआ, साल कब शुरू हुआ बेटा, आपका साल यहां पे शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2017, आग लगी 25 अगस्त 2017, साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2017। तो ये यहां आग लगी बेटा, तो इस पीरियड का मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। तो इस पीरियड का मुझे ओपनिंग स्टॉक, इस पीरियड का परचेज, इस पीरियड का सेल्स और इस पीरियड का ग्रॉस प्रॉफिट लिखूंगा। तो यहां पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक दैट इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर वो निकल आएगा बेटा। तो यहाँ पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर वो निकल आएगा अपना। ओके, तो हमने परचेज लिखे, सेल्स लिखे। अब ध्यान से हर पॉइंट को समझना बेटा। वो कहता है आपसे कि जो गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वेर टेकन बाय अग्नि फॉर पर्सनल यूज। तो कोई पर्सनल यूज के लिए वो अग्नि जो था बिजनेस में, उसने पर्सनल यूज के लिए अपने स्टॉक लेकर गया बेटा, कुछ गुड्स घर पे लेके गया। तो ड्रॉइंग से बेटा क्या एंट्री पास करते हैं, अपने फाउंडेशन में पढ़े ड्रॉइंग्स की एंट्री क्या पढ़े, तो एंट्री पास होती है बेटा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। एक और चीज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, अच्छा लिखो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू। अब एक गुड्स यूज्ड अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं या परचेज अकाउंट में भी एडजस्ट कर सकते हैं। गुड्स यूज्ड अकाउंट होता है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, या परचेज को कम कर दो क्योंकि जो परचेज लाए थे वो बिकने वाला नहीं, वो हमने पर्सनल इसके लिए लेके गए, तो परचेज को कम कर दो बेटा। उसका डेबिट बैलेंस होता है वो कम हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, क्रेडिट। तो मैंने परचेज अकाउंट को क्रेडिट करा। अब टोटलिटी में सोचा करो, थोड़ा थोड़ा नहीं, ऊपर ऊपर नहीं सोचना, पूरा सोचना बेटा। तो एंट्रीज की पास होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो ड्रॉइंग्स कहां गया होगा बेटा, ये ड्रॉइंग्स तो मेरा कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होगा। कैपिटल अकाउंट कहां रहता है बेटा, बैलेंस शीट में, ऐसा सोचना पड़ता है। तो ड्रॉइंग्स जो है बेटा मेरा वो कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होता है और वो कहां जाता है, बैलेंस शीट में। ठीक है, ये जो परचेज जाता है बेटा, ये जो परचेज जो रहता है वो कौन से अकाउंट में आता है बेटा, ये होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो परचेज को आप क्रेडिट कर रहे हो, परचेज के डेबिट बैलेंस होते हैं क्योंकि उतने से परचेज हमारा कम होगा क्योंकि हम पर्सनल यूज के लिए लेके चलेंगे बेटा। तो हम क्या करेंगे, परचेज को उतने से कम करेंगे। तो परचेज कितना है, 5,000 रुपए का। तो देखो परचेज को आपने क्रेडिट करे, तो यहाँ पे परचेज जो लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे आप लेस, यहाँ पे जो परचेज है आपका कितना 85,000, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स। ये गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉइंग्स लिखो, या गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज कितने का बेटा, 5,000 रुपए। तो डेबिट बैलेंस होते हैं ना परचेज के, आपने उसका माइनस कर ली बेटा। क्यों, क्योंकि आपने क्रेडिट करे परचेज के, इसको क्या करे बेटा, माइनस करे। तो ये आपका 80,000 ये आपका आउटर कॉलम पे आ गया, 80,000 ये आपका आउटर कॉलम पे आ गया बेटा। सो यहाँ पे एक और चीज, जब गुड्स पर्सनल इसके लिए लेके जाता है बेटा कोई भी, तो कॉस्ट पे लेके जाता है। ओनर अपने घर पे अपने आप को नहीं बेचता, तो कॉस्ट पे ऑलरेडी कॉस्ट आपको दी हुई है। ओके, कभी कभी कोई क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए गुड्स टेकन बाय पर्सनली सेलिंग प्राइस दी हुई रहती है, तो सेलिंग प्राइस को परचेज से मत माइनस करना, कॉस्ट को ही करना, क्योंकि वो अपने पर्सनल इसके लिए लेके जा रहा है, कॉस्ट पे लेके जाएंगे बेटा ओनर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा डी पॉइंट। हमसे वो कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन जनवरी 1, 2017 वॉज ₹40,000। तो स्टॉक कितना था बेटा जिस तारीख को, स्टॉक 1 जनवरी 2017 को, तो ये तो शुरुआत का ये स्टॉक दिया बेटा उसने। तो ये कौन सा स्टॉक है बच्चे, ये ओपनिंग स्टॉक है। तो ये ओपनिंग स्टॉक आप यहां पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा अपना ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक उसने दिया 40,000 का। ये अपन इतनी मेहनत क्यों कर रहे, मेहनत मतलब ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना रहे बेटा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाया जा रहा है कि टू फाइंड आउट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, हाउ वी कैलकुलेट लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो भाई आप पहले ये लिखते हो ना, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर लिखते हैं हम कि उस दिन स्टॉक कितने का था बेटा, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितने का था, उसमें से कोई सैल्वेज गुड्स है तो उसको अपन क्या करते हैं माइनस, और फिर हमारा ये आता है लॉस ऑफ स्टॉक आता है। ये हमारा क्या आता है बच्चे, लॉस ऑफ स्टॉक। तो भाई ये तो कर लूंगा मैं, मुझे ये तो बताओ कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर क्वेश्चन मार्क है ना, वो कैसे, पहले वो निकालूंगा जब ही तो लॉस ऑफ स्टॉक निकाल पाऊंगा। सो हाउ वी फाइंड आउट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम कौन से अकाउंट से बनाते हैं बेटा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके हम स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर को फाइंड आउट करते हैं बेटा। हमें को ओपनिंग स्टॉक दिया था वो लिख लिया, परचेस था वो लिख लिया, एक एडजस्टमेंट था वो भी कर लिया, और मैंने वहां पे सेल्स दिया था वो भी हमने सेल्स भी यहाँ पे लिख ली बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे आगे क्या कहता है, क्वेश्चन में हमें आगे कहता है ओवर द पास्ट ईयर अग्नि हैज बीन सेलिंग गुड्स एट ए कंसिस्टेंट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 33.33%।
अब कुछ चीजें आप बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, ठीक है। जो भी ना मैं रेड बॉक्स में ऐसा बनाता हूँ ना, जैसे रेड मैंने यहाँ पे बनाया और उसके अंदर लिखा, तो रेड बॉक्स का वो कोई भी पॉइंट समझाने के लिए, तो वो मतलब एग्जाम में आपको ऐसा नहीं बना के आना है, वो समझाने के लिए मैं कोई क्वेश्चन क्या इस तरह रेड बॉक्स में कर दूं, समझ जाना सर ने एक्सप्लेनेशन के लिए हमको ये चीज वहां पे करे बेटा, अदरवाइज एग्जाम में यही करना रहेगा, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब क्या होता है बेटे कि आप मुझे एक बात बताओ, ये फाउंडेशन में भी पढ़े आपने कि सर कॉस्ट क्या पढ़े बेटा, कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वो क्या होता है बेटा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या चीज होती है, सेल्स। अच्छे से समझना, जल्दबाजी नहीं कर, ध्यान से समझना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है बेटा, सेल्स, ठीक है। क्वेश्चन में बेटा आपको हमेशा वो बताएं, पहले ये समझ, जैसे यहां पे उसने अपने को ये बोला कि 33.33% है, पहली स्टेप यहां कि इसने सिर्फ अच्छे से वर्डिंग्स को बहुत अच्छे से समझना बेटा। यहां पे उसने बोला 33 और यहाँ नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, अरे आजा भाई, ये तो बेसिकली 33.33% है, 1/3 आप बोलो तो 0.33 होता है, तो 33.33% है, ठीक, ध्यान से। मगर ये 33.33% किसका, अच्छे से देखो, इसके पॉइंट आ गया, सेंटेंस खत्म हो गया, वहां ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको, सेंटेंस खत्म हो गया। तो 33.33% किसका, हम जो भी क्वेश्चन करेंगे जनरली आप देखोगे वो बोलते था क्वेश्चन 33.33% ऑन सेल्स, कभी कभी ऑन कॉस्ट बोलता है, मगर आपको क्वेश्चन में नहीं बोला कि 33.33% किसका, कॉस्ट का कि सेल्स का, क्वेश्चन आगे आप देखोगे वहां स्पेसिफाई रहता है, कभी कभी नहीं रहता। तो यह स्पेसिफाई नहीं, मैं किसका मानू 33.33%, क्या है कॉस्ट का 33.33 के सेल्स का। जब आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट किसका, तो आप हमेशा यही मानना कि सेल्स का, और सेंटेंस लिख के आना कि वहां पे दिया नहीं है क्वेश्चन में कि जो प्रॉफिट है 33.33% किसका, क्योंकि क्वेश्चन में भी कॉस्ट पे भी देता है कि कॉस्ट का 33.33% है कि सेल्स का। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया तो विल ऑलवेज अज्यूम दैट कि किसका है बेटा, सेल्स का है। तो इस पे सेंटेंस में लिखा दूंगा, तो आपने क्या माने बेटा 33.33% किसका है बच्चे, ये 33.33% आपका सेल्स फिगर का है, ठीक है। हम इस पे लिख भी लेंगे, तो मैंने यहां पे लिखा बेटा बच्चे, यहां पे ये जो ग्रॉस, पहले इसको पॉइंट को समझना, नीचे सॉल्व करते रहेंगे लेकिन ध्यान से इस पॉइंट को समझना बेटा, ठीक है, कि ये जो कॉस्ट है, तो ये जब भी जिसके ऊपर परसेंटेज बोला उसको 100 ले लेंगे, जिसके ऊपर परसेंटेज बोला उसको 100 लेना। तो यहाँ पे 33.33% बोला, लेकिन अपन यही मान रहे हो किसके ऊपर बोला, सेल्स पे, क्वेश्चन में स्पेसिफाई करता है, इसमें नहीं करता, वी विल अज्यूम दैट इट इज ऑन सेल्स, अपन इस पे नोट भी लिख लेंगे। तो मैंने कहा सर कि जिस पे बोला उसको हमेशा 100 ले लेना, ये आपको फाउंडेशन में बहुत पढ़ा है कंसाइनमेंट चैप्टर, जिस पे बोला उस पे 100 ले लिए बेटा। अब ये 33.33% है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स होता है बेटा। तो आप मेरे को ये बताओ कि अगर प्रॉफिट 33.33% है बेटा और सेल्स 100 है, सेल्स जिस पे बोला उसको वो सीधा उसको 100 लेना, तो 33.33% सेल्स का, तो सेल्स को 100 ले लिए बेटा, और आपने प्रॉफिट 33.33% लिए जो क्वेश्चन में दिया। लेकिन कॉस्ट कितनी होंगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स, तो सेल्स 100 है, प्रॉफिट 33.33% है, तो कॉस्ट आपकी होंगी 66.67%। कॉस्ट कितनी होगी 66.67% ये होंगे बेटा। अब इस तरीके से हो गया अपना काम। लेकिन बेटे क्या होता है, जब भी पॉइंट में, पहले क्वेश्चन में पॉइंट आ गया, लेकिन जब भी कोई आपका परसेंटेज जो रहता है, जैसे प्रॉफिट आपको वहां पे 20% 30% रहता तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब भी परसेंटेज में प्रॉफिट दिया, यहां पे कितने परसेंटेज में उसने प्रॉफिट दिया 33.33%, तो चांसेस होती कि आप सेल्स का 33.33% जब लोगे तो चांसेस होता है कि 0.33 है, तो 0.3333 लंबा चलता है, तो उसकी वजह से 2-4-5 रुपए का डिफरेंस आ जाए। तो जब भी आपका प्रॉफिट मार्जिन, ये जो प्रॉफिट है पॉइंट में 33% रहता तो भी चलता, 33.33 आ गया पॉइंट में, अगर आ गया बेटा, तो इस केस में आपने आसान करने के लिए अपन ने इस तरीके से फिगर, इसको मैं ऐसा लिखूं कि एक और तरीका बताओ वैसा जिसमें वो डिफरेंस ही नहीं आएगा, जो आप बोल रहे हैं ना 2-4-5 रुपए का डिफरेंस आ सकता है, वो भी नहीं आएगा। क्यों, अब देखो, क्या मैं ये बोल सकता है, ऐसे देखो आप, सेल्स कैलकुलेटर है हाथ में, कैलसी में टाइप करो 100, टाइप किया आपने 100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय बेटा, एक सेकेंड, यस, 100 डिवाइडेड बाय 33.33 करो, कितना आता है बेटा 3.0000 कुछ आ रहा है, 30003 ऐसा आ रहा है। मतलब बेटा ये जो आपका 100 है वो प्रॉफिट का 3 है, वो प्रॉफिट का कितना है 3 गुना,
प्रॉफिट 33.33 है, सेल्स 100 है, तो सेल्स कितने गुना है प्रॉफिट का? 3 गुना, है ना। तो आपने यहाँ पे 3 लिख लेना, ये 1 है तो आपका कॉस्ट कितना होगा 2। आप क्रॉस चेक करके देख लो बेटा। आप कैलसी हाथ में लो, टाइप करो 66.67, अरे टाइप किए 66.6, करे कैलसी में टाइप, डिवाइडेड बाय 33.33 करो, मतलब जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज 33.33 बेटा। प्रॉफिट का कॉस्ट कितना है, सेल्स जो कॉस्ट है वो प्रॉफिट का कितना है, जो सेल्स है वो प्रॉफिट का कितना है, तो प्रॉफिट इज 33.33 बेटा। जो कॉस्ट है 66.67 डिवाइड बाय 33.33 करो तो 2.00030003 आता है, तो मतलब वो 2 लिखना है आपको वहां पे। फिर आपने सेल्स लिखे बेटे, तो सेल्स 100 है, तो 100 डिवाइडेड बाय 33.33 करो तो 3.000 फिर कुछ आ रहा है तो 3 लिख, मतलब ये जो सेल्स है प्रॉफिट का 3 गुना है, ये जो कॉस्ट है प्रॉफिट का वो 2 गुना है। तो ऐसे में क्या होता है कि 213 ऐसे मैंने लिखा, तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे ना तो वो गलती नहीं होती। वो क्या होगा, अगर आप सेल्स का 33.33 लेोगे ना तो वो पॉइंट में कुछ गड़बड़ हो सकता है, 2-4-5 रुपए आगे पीछे हो सकता है। तो हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं निकालना रहेगा आपको, हर क्वेश्चन में बच्चे ऐसा नहीं निकालना रहेगा। ये किन क्वेश्चन में निकालना रहेगा, जिन क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट या पॉइंट में कुछ आ रहा है उसी क्वेश्चन। अदरवाइज 20%, 25%, 30%, 40% ऐसा कुछ भी आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सीधा अपन सेल्स पे ले लेते थे बेटा, ठीक है। अब मैंने यहां पे लिखेंगे आप ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, जो भी ऐसा रेड बॉक्स में बनाया, मतलब वो आपको क्या किए सर ने, वो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया बेटा, ठीक है। अब बेटा यहां पे टू ग्रॉस प्रॉफिट बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब सेल्स कितना है बच्चे, आपके सेल्स है 90,000 रुपए, तो 90,000 रुपए का यहां पे फिगर देखो, ये 90 अमाउंट से बात करते हैं, 90,000 की सेल्स है ना बेटा, सेल्स है 90,000, अगर आपका 3 है तो एक कितना, फिर से बोलू, सेल्स कितना है 90,000 रुपए, 90,000 रुपए अगर 3 है तो एक कितना, ये सेल्स कितना है बेटा, फिर से सेल्स कितना है 90,000, 90,000 अगर आपका 3 है तो एक कितना, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, अपने को क्या निकाला प्रॉफिट, तो 90,000 अगर 3 है तो एक कितना, तो दैट विल कम 30,000, तो आपका बेटा यहां पे कितना हुआ ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो हमने ओपनिंग स्टॉक भी लिखे, परचेज भी लिखे, सेल्स भी लिखे, ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख ली। अब अकाउंटिंग इज एन इक्वेशन, तो जो बैलेंसिंग फिगर रहेंगे दैट विल बी स्टॉक ऑन द डेट, दैट विल बी क्लोजिंग स्टॉक, वो क्लोजिंग स्टॉक 25 अगस्त का है, क्योंकि जब तक की कई ट्रेडिंग अकाउंट है, तो दैट विल बी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। एक और चीज बेटा, जो मैंने आपसे कहा कि गलती जो हो सकती है, जब ऐसे पॉइंट में आता है ना यहाँ पे बेटे, ये पॉइंट में जैसे आ रहा है 0.33, तो अगर मैं 90,000 रुपए, ये 90,000 रुपए, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता 90,000 रुपए का 33.33%, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 33.33% का, तो देखो कितना आ रहा है 29,997, 3 रुपए का फर्क आ जा रहा है। तो इसमें एकदम परफेक्ट आता है, ये ऐसे ले लेना आप, इसको इस तरीके से लिखना 213, तो इस तरीके से ये हर क्वेश्चन में नहीं करना, जब यहाँ पे पॉइंट में आए बेटे जब ही करना है, तो यहाँ पे फिर वो 2-3 रुपए का फर्क आने की चांसेस रहते बेटा। ओके, तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख लिया सर। अब क्या आ जाएगा बेटा, अब हमारा ये आ गया स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, सो सॉरी ये हमारा अब बैलेंसिंग फिगर विल कम स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बेटा। सो टोटल करेंगे आप 40,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000, दैट्स कम 1,50,000 बेटा, 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए माइनस 90,000, तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आपका आ गया 60,000, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आ गया बेटा आपका 60,000, ये लिखना है आप लोग को बेटा। सो दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक किस तारीख का बेटा, ये क्लोजिंग स्टॉक है 25 अगस्त का, तो ये बैलेंसिंग फिगर, ये क्या है बेटा बैलेंसिंग फिगर, दिस इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो हमको ये पता चल गया कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था बेटा, तो स्टॉक कितना था जिस दिन आग लगी, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था आपका, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये क्वेश्चन मार्क था ना। अब सैल्वेज फिर लॉस ऑफ स्टॉक में निकाल लूंगा, तो ये क्वेश्चन मार्क था बेटा हमारा, ये क्वेश्चन मार्क था बेटा। तो ये स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हम कैसे कैलकुलेट करते, बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बना के। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया बेटा हमारा मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बना के स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अब हम निकालेंगे लॉस ऑफ स्टॉक, तो इसके बाद अब आप नीचे लिखेंगे बेटा ओके, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो यहां पे आप कैलकुलेट करें हमने स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर,
स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये भी ऊपर कैलकुलेट करे आपने, कितना अमाउंट आया हो 60,000 रुपीज। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर अभी ऊपर कैलकुलेट करे बेटा, कितना अमाउंट आया हो 60,000 रुपीज, उसमें से लेस सैल्वेज वैल्यू, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहता है गिवन, वो कितना है बेटा 15,000 रुपए। मतलब आप स्क्रैप बेच भी दोगे, जल गया डिस्ट्रॉय गया तो भी 15,000 में अपना बिक जाएगा। तो आपका 60,000 रुपए की कॉस्ट थी, 15,000 में डैमेज ये सब बिक भी जाएगा, तो अपना नुकसान कितने का हो बेटा, तो आपका लॉस ऑफ स्टॉक जो हुआ, लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक कितने का हो बेटा, ये हो गया आपका 45,000 का। अब अच्छे से समझ, तो सर क्या ये लॉस ऑफ स्टॉक 45,000 रुपए का क्या मैं क्लेम करूं क्या इंश्योरेंस कंपनी से 45,000 रुपए कि सर 45,000 रुपीज का मेरा लॉस हुआ? क्या मैंने कहा कि 60,000 रुपए स्टॉक था, सेल्वेज हुआ बेटा 15,000 का, तो मैंने कहा लाओ इंश्योरेंस कंपनी 45,000 रुपए लाओ, तो इंश्योरेंस कंपनी बोले भाई साहब रुक जाओ, ये रहा आपका गोडाउन, ये रहा आपका गोडाउन, जिस दिन आग लगी आपके पास स्टॉक कितने का रखा था? मैंने कहा सर 60,000 रुपए का स्टॉक रखा हुआ था बेटा। तो जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितने का था? 60,000 रुपीज का स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था, 60,000 रुपए का। अब आप मेरे को बताइए बच्चे, पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में कितने की दी? पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में ये दी हुई, ये दी 50,000 रुपए की, 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपीज की पॉलिसी अमाउंट है। अरे भाई साहब पॉलिसी अमाउंट कितनी की? मैंने कहा सर पॉलिसी अमाउंट जो है ना वो 50,000 रुपए की। तो आप स्टॉक मेरे गोडाउन में रखा हुआ है 60,000 रुपए का, 60,000 का, 60,000 रुपीज का स्टॉक रखा हुआ है, लेकिन बेटा पॉलिसी अमाउंट कितने की बच्चे? 50,000 रुपए की पॉलिसी अमाउंट है। तो मैंने कहा स्टॉक 60,000 रुपए का बेटा, स्टॉक कितने का बच्चे? 60,000 रुपए का, और पॉलिसी अमाउंट 50,000 रुपए की। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पूरा लॉस देंगी क्या? बोलेगे नहीं सर, हमारी जिम्मेदारी थी 50,000 रुपए की, आपने स्टॉक रखे 60,000 रुपए का, तो हमारी जिम्मेदारी 10,000 रुपए नहीं थी, तो 50,000 रुपए उनकी जिम्मेदारी थी, 10,000 की मैं ओनर, मेरी जिम्मेदारी थी बेटा। तो क्या पूरा का पूरा लॉस देगी कि नहीं? जिस परसेंटेज में बेटा, यहाँ पे एवरेज क्लॉज लग जाएगा, बिकॉज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट। तो देखो यहाँ पे बेटा अपन ये समझाने का फिर नीचे में सॉल्व करता हूं कि मैंने कहा सर 50,000 रुपए की पॉलिसी थी, 60,000 रुपए का स्टॉक था। तो परसेंटेज वाइज बात करें बेटा, 50,000 डिवाइड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 83.33% आ रहा है। मतलब मेरा जो स्टॉक रखा हुआ है उसमें से 83.33% की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की थी, वो कंपनसेट करेंगे। क्यों? क्योंकि 60,000 में से 50,000 का इंश्योरेंस निकला हुआ है बेटा, बचे हुए 10,000 की मेरी जिम्मेदारी थी, तो वो मैं बेयर करूंगा। तो 45,000 रुपए वो मेरे को पूरा का पूरा नहीं दे देंगे बेटा, वो बोलेंगे आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर फैंटास्टिक, हाँ सही जवाब बेटा, जो आंसर दिया फाइनल आंसर किसी ने करेक्ट बेटा। ओके, तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी ने कही नहीं भाई हमें आपको पूरा का पूरा लॉस नहीं देंगे बेटा, इंश्योरेंस कंपनी ने कही कि हमने जिम्मेदारी ली थी 83.33% की, वही हम देंगे। क्यों 83.33? स्टॉक रखे 60,000 का और बच्चे कितने के पॉलिसी 50,000 की, तो वो उसी प्रपोर्शन में हमको लॉस देंगी जिस प्रपोर्शन में हमने हमारे स्टॉक का इंश्योरेंस निकाले। लॉजिकली सही, सही है, करेक्ट बेटा, है ना? सब अनन्या सृष्टि करेक्ट आंसर बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बेटा। सो यहां पे क्या हुआ आपका, यहां पे तो अब अपने को ये एवरेज क्लॉज पे हमेशा हेडिंग अपन ने देख ली, यहाँ पे एवरेज क्लॉज लग रहा है, तो किस तरीके से लिखेंगे बेटा ध्यान से देखो। अब यहां पे आप नीचे इसके लिखेंगे एवरेज क्लॉज, ये क्लेम नहीं करेंगे बेटा, पूरा का पूरा अमाउंट एवरेज क्लॉज लगेगा, तो इस तरह हेडिंग देंगे और यहां पे लिखना रहेगा आपको पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट is rupees 50,000, whereas इंश्योरेबल सम, बेटा इंश्योरेबल सम याद रखना, इंश्योरेबल सम क्या होता है? दैट इज इंश्योरेबल सम, दैट इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर का एक और नाम होता है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर का एक और नाम होता है, ये ना स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, इसको एक और नाम से बुलाते हैं, उसे कहते हैं इंश्योरेबल सम। इंश्योरेबल सम का मतलब होता है इतने से इंश्योरेंस कराना चाहिए, इंश्योरेबल
सम, मतलब इतने से इंश्योरेंस कराना चाहिए था। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर का एक और नाम है दैट इज इंश्योरेबल सम। ठीक है, सो वेयर इज इंश्योरेबल सम, मैं लिख भी देता हूं, दैट इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, that is stock on the date of fire is rupees कितना है 60,000। that means it is a case of अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस मतलब क्यों बेटा, इसे अंडर इंश्योरेंस क्यों कह रहे, क्योंकि स्टॉक था आपका 60,000 का, आपने इंश्योरेंस कितने का कराया बेटा, इंश्योरेंस कराया आपने सिर्फ 37,000, सॉरी इंश्योरेंस आपने कराया 50,000 का, स्टॉक था 60,000 का, इंश्योरेंस 50,000 का, तो ये अंडर इंश्योरेंस हुआ। तो जब ये एवरेज क्लॉज के थ्रू अपन क्लेम कैलकुलेट करते हैं, इट इज द केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, हेंस एवरेज क्लॉज विल अप्लाई। एग्जामिनेशन में जैसा मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, जैसा मेरा स्टाइल है लिखने का, बस वैसा ही आपको स्टाइल में लिखना है बेटा। ठीक है, अकाउंट में पासिंग नंबर 40 नहीं है, 75 है, 75, और वही आपको लेके उस कम से कम उतने लेके आना बेटा। तो यहां पे क्लेम का अमाउंट किस तरह होगा बेटा, पॉलिसी अमाउंट या इंश्योर्ड वैल्यू बोलो या पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय stock on the date of fire, multiply by loss of stock। तो पॉलिसी अमाउंट कितने का बच्चे अपना 50,000 रुपए का, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बेटा कितना है 60,000 रुपीज का, लॉस कितना है अपना 45,000 रुपीज का, 45,000 रुपीज का क्या बेटा लॉस। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 50,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 45, तो यह आपका 37,500। तो दिस इज क्लेम 37,500। तो जैसा मैंने लिखा हूं बिल्कुल वैसा ही, करेक्ट आंसर सब करेक्ट दिए बेटा, पहले आप लोग कैलकुलेट कर लिए, वेरी गुड। तो जैसा मैंने लिखा वैसा ही आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। तो यहां पर अपना 37,500 ये इस तरीके से अपन क्या, तो क्लेम पूरा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अंडर इंश्योरेंस था, बिकॉज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट, इसलिए एवरेज क्लॉज के थ्रू अपन करते हैं। करेक्ट बेटा, 37,500 इज क्लेम अमाउंट, करेक्ट बेटा। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ बेटा। ठीक है, सो अब यहां पे इस बात, ओके, सो आज ये हमारा डिस्कशन जो हुआ, ठीक है, तो आज फर्स्ट डे था बेटा, तो मैं आपको कुछ होमवर्क भी यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से एक एक चीज पहले समझ लो, हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस की, पहले उसको अपन बात कर ले। सो हाउ वी कैलकुलेट बेटा, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, तो दो चीज है, दैट इज क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, सेकंड इज क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो आज हमने डिस्कशन की, शुरू करें क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। हाउ वी कैलकुलेट क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बेटा, हम क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करते कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सैलरी, दैट इज द लॉस ऑफ स्टॉक। But how we calculate stock on the date of fire? By preparing a memorandum trading account. So we prepare memorandum trading account साल के शुरुआत से लेके डेट ऑफ फायर तक। We write down opening stock, purchase, sales and gross profit, and the balancing figure will be the stock on the date of fire. इस क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन कोई क्वेश्चन में ये हो सकता है बेटे, कोई क्वेश्चन में ये हो सकता है। अब एबनॉर्मल आइटम हो, तो मैं एबनॉर्मल आइटम्स को हम लोग अलग कर देते। क्यों वो एबनॉर्मल आइटम्स को हम लोग अलग कर देते बेटा, वो एबनॉर्मल आइटम्स को हम लोग इसलिए अलग कर देते क्योंकि उन पे नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं लगता। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दी भी नहीं, फिर उनको सेपरेट एक एबनॉर्मल आइटम का कॉलम बनाएंगे और उसको वहां कैलकुलेट करा जाएगा बेटा। अच्छा, एवरेज क्लॉज कहां लगता है बेटा, in case of under insurance, when we call it under insurance beta, when stock on the date of fire is more than the policy amount, we call it under insurance। तो उस केस में एवरेज क्लॉज लगता है। तो आप खुद देखो यहाँ पे, ये जो फॉर्मूले को छोड़ो, फॉर्मूले को रटना है, आप खुद सोचो बेटा कि 60,000 रुपए का हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था, लेकिन पॉलिसी अमाउंट बच्चे कितने की थी 50 की। तो मैंने कैलकुलेट 83.33%, मतलब ये जो लॉस हुआ वो उसका 83.33% ही हमको इंश्योरेंस कंपनी बेटा देंगी। तो इसका 45,000 का बेटा, 45,000 का 83.33% कितना आता है, तो आप देखो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 83.33% करोगे, दैट्स कम 37,500, दैट विल बी क्लेम। तो प्रोपोर्शनेट ही हमको देगा बेटा। अगर मैं सिचुएशन बदलता हूं आपको, अगर सपोज यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट 50,000 नहीं रहती, एग्जाम्पल 1 लाख रुपए रहती,
एग्जाम्पल 1 लाख रुपए पॉलिसी अमाउंट रहती है, फिर तो मैं बोलता 60,000 रुपए का स्टॉक है और भैया हमने तो स्टॉक है 60,000 का, हमने तो पॉलिसी 1 लाख की निकाल रखे, तो पूरा का पूरा स्टॉक हमारे इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे, तो वो अंडर इंश्योरेंस का केस नहीं है, तो फिर उसमें हम पूरे के पूरे 45,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते, क्योंकि जो भी स्टॉक हमारा गोडाउन में रखा हुआ था बेटा वो सारा का सारा इंश्योर्ड था। लेकिन अगर अंडर इंश्योरेंस रहा तो इस केस में एवरेज क्लॉज विल अप्लाई और प्रोपोर्शनेट अमाउंट ही लॉस का वो हम उनसे क्लेम करते हैं बच्चे। ओके, तो फर्स्ट डे था, तो इसलिए आज मैं बहुत होमवर्क नहीं, थोड़ा सेशन 5-10 मिनट हम पहले खत्म कर रहे, लेकिन आपको आज का जो होमवर्क रहेगा ज्यादा नहीं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा जो मेरे को आपसे जो डिस्कस करना है, मतलब होमवर्क भी रोज मैं जो दूंगा आपको, कुछ अलग पॉइंट लगा तो मैं आपसे बात भी कर लूंगा पहले और फिर आपको सॉल्व करना है। मैं पहले ही कह रहा हूं बेटा इन सब के ना सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, इन सब के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे बेटा, लेकिन आपने पहले सोल्यूशन देख लोगे ना तो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए पहले सोल्यूशन आपको नहीं दिएगा इंटेंशनली, क्वेश्चन के नीचे आंसर इसका नहीं दे, क्योंकि आप क्या करोगे वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दोगे, कॉपी पेस्ट बोले आसानी नीचे टिक टिक कर दोगे बेटा। तो मैं इस पे आता हूँ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन में, लेकिन एक चीज जैसे आपने यहाँ पे लिखे ना बेटा, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 1 था, क्वेश्चन नंबर ये आपका 1 था, कहाँ गया भाई, किधर गया, एक सेकेंड, हाँ इधर छुप गया हो, क्वेश्चन नंबर C1 यहाँ पे छुप गया हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है C1 था बेटा ये आपका, तो आपने यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, आपको भी लिखना है, जो रेड बॉक्स में बना तो समझाने बताता हूँ, आपने भी अपने नोटबुक में लिखा, आपने भी रेड बॉक्स में रखना, क्यों, क्योंकि समझाने के लिए सर ने बताया, एग्जाम में वैसा नहीं करना रहेगा आपको, ठीक है बच्चे। अब ये C1 जैसा क्वेश्चन नंबर आपने क्लास का क्वेश्चन नंबर अपन ने किया था फर्स्ट वाला, अब ये आपके जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करे क्वेश्चन नंबर 1 वहां पे कहाँ पे, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरीके से आपको करना जैसे मैं बता रहा हूँ, रिवीजन के वक्त बहुत आसान होगा। तो आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 10 पे देखो स्क्रीन पे बेटा, पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 10 पे, तो यहाँ पर भी आप लिखोगे C1 और ये पेज नंबर यहाँ पे ये 10 मैंने लिखा, इस तरीके से आप लिखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लास की बुक में पेज, तो ये आपकी नोटबुक है मेरे सामने, ये आपकी नोटबुक है बेटा, और आपने भी यहाँ पर लिखना कि C1 लिखा हुआ है। अब आपकी नोटबुक में मेरे को नहीं पता, आपने नोटबुक में नंबर दो, मोस्ट वाले पेज नंबर 1 ही होगा क्योंकि अभी तक कुछ लिखे नहीं, तो पेज नंबर 1 ही, तो आपने वहां पे नोटबुक में जो भी पेज नंबर है उसको यहाँ पे लिखा। तो आपको क्लास की बुक में पता चला कि नोटबुक के कौन से पेज नंबर पे, और नोटबुक में पता चला कि क्लास की बुक में कौन से पेज नंबर पे, तो रिवीजन के वक्त बहुत आसानी होगी बेटा। और जहां जहां मैं बॉक्स बना रहा हूं वैसे आपको भी बनाना बेटा, क्योंकि पढ़ना तो है ही है, लेकिन साथ में जो आखिरी की सेल्फ स्टडी का वक्त रहेगा 3 महीने, जब रिविजन बहुत अच्छा होना चाहिए बेटा। ओके, अब यहाँ पे जो आपको होमवर्क है आज का बेटा, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आपके बेटा, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 आज का होमवर्क है बेटा, ठीक है। मैं एक बार रीड कर रहा हूं, 2 मिनट अपन देखते हैं। वो कहता है आपसे, इन जनवरी 2010 a firm took an insurance policy for rupees 60 lakh to insure a goods in its go down against fire subject to an average clause। एवरेज क्लॉज रहता ही है बेटा, क्वेश्चन में वो नहीं भी बोलेगा कि एवरेज क्लॉज नहीं, तो भी अपने को एवरेज क्लॉज चेक करना रहता ही है। On 7th of March 2010 a fire broke out and destroying goods costing rupees 44 lakh। अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया बेटे कि उसने सब दे दिया अपने, कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन भी कंफ्यूज कर जाते हैं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट बेटा, यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट अगर मैं बोलूं, पॉलिसी अमाउंट, ये पॉलिसी अमाउंट कितनी की 60 लाख की। अब इसने लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर बेटा, लॉस बाय फायर यहाँ पे 44 लाख दिया सर। लॉस बाय फायर तो अपन कैलकुलेट करते, कैसे कैलकुलेट करते, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सेल्वेज वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में ना ऑलरेडी उसने दिया कि गुड्स जो डिस्ट्रॉयड हुए बेटा, ए फायर ब्रोक आउट डिस्ट्रॉइंग गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, मतलब 44 लाख से गुड्स को क्या करा, डिस्ट्रॉय किया बेटा। तो लॉस बाय फायर कितने 44 लाख दिया। स्टॉक इन द गोडाउन वाज एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड रुपीज 80 लाख। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ओके, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, पेशेंस रखो 2 मिनट बेटा। ये स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 80 लाख उसने अपने को दिया है बच्चे। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत आसान क्वेश्चन भी, इसने तीनों, इसने ये लॉस बाय फायर दे दिया ऑलरेडी बेटा, तो उसने ये बोला कि अमाउंट कैलकुलेट करो। अब जिस दिन आग लगी बच्चे, जिस दिन आग लगी, ध्यान से सुनो, जिस दिन आग लगी बेटा, स्टॉक अपने पास कितना था, 80 लाख का स्टॉक कितना था बेटा अपने पास, 80 लाख का था। लेकिन बेटा अपने पास यहाँ पे स्टॉक 80 लाख, लेकिन पॉलिसी अमाउंट कितने की थी आपकी, 60 लाख की, और 20 लाख का, तो मतलब 60 लाख इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे 20 लाख हमारे। तो वो बोलता है अमाउंट ऑफ द एवरेज क्लॉज लगेगा बिकॉज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट। सॉरी, पॉलिसी अमाउंट आपका कितना, एक सेकंड, पॉलिसी अमाउंट ये 60 लाख, तो आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट। तो स्टॉक कितने का बेटा,
इन्होंने तो आंसर ही बता दिया एक बच्चे ने, सही है, करेक्ट बेटा, वेरी गुड बेटा। तो ठीक है, अभी मैं नहीं बोलता ज्यादा। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, करेक्ट आंसर, आंसर ही बोल दिए, ठीक है। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 80 लाख बेटा, पॉलिसी अमाउंट कितना 60, तो एवरेज क्लॉज लग जाएंगे। तो 60 में रफली करो, आपको अच्छे से करना है, 60 डिवाइड बाय 80 करो तो कितने परसेंटेज आता है बेटा, दैट्स कम 0.75, और लॉस कितना 44, तो मल्टीप्लाई बाय 44 करोगे तो दैट विल कम 33। तो ये सॉल्व भी हो गया, लेकिन आपको करना और अच्छे से करना है यहाँ पे। अब उसमें पूरा लॉस ऑफ स्टॉक ये सब कैलकुलेट नहीं करना है, क्वेश्चन ऐसा इजी क्वेश्चन आता नहीं, एक ही बार आता है जिंदगी में, हो गया आ गया हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी बच्चे यहाँ पे लॉस ऑफ स्टॉक दिया हुआ है, तो आपने सिंपल एवरेज क्लॉज। और एक और चीज, अभी जब आपने दूसरी नोटबुक खरीदोगे आज आप, जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन के लिए, तो गलती होने देना, उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन सोल्यूशन पहले नहीं देखना। अभी आपसे शेयर भी हो जाएंगे इसके सबके सोल्यूशन, तो भी नहीं देखना पहले। गलती को हुई बराबर प्रेजेंटेशन आपने वहां पे देना कि आपका यहाँ पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इतना है, पॉलिसी अमाउंट इतना है, तो ये अंडर इंश्योरेंस है इसलिए एवरेज क्लॉज लगेगा, उसके हिसाब से नीचे आप क्लेम कैलकुलेट करोगे। तो आपको इस क्वेश्चन में बेटा ये वाला यहां तक ऑलरेडी ये दे दिया उसने, ये ऑलरेडी दे दिया बेटा, सैलवेज ये सब नहीं देती, यहाँ पे ऑलरेडी लॉस ये सब दे दिया। तो आपने बोलेंगे कि पॉलिसी अमाउंट 80 है, पॉलिसी अमाउंट 60 है, आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 80 है, तो आप वहां पे बताओगे कि यहाँ पे अंडर इंश्योरेंस इसलिए एवरेज क्लॉज लगेगा, इसलिए ये यहाँ से लिखना है, इसलिए क्लेम का अमाउंट आपका इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे बेटा, ठीक है। लेकिन सोल्यूशन पहले नहीं देखना, फिर आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, फिर आपने सोल्यूशन देखना, यार ये तो क्वेश्चन हमने ऐसा करे सर, जो सोल्यूशन सर ने दिए वो भी वैसा करा, अरे वाह करेक्ट है। लेकिन कभी अरे यार हमने ऐसा करे, सर ने जो बताया उसमें ऐसा गड़बड़ हुई हमसे सोल्यूशन में, तो फिर अपन ने वहां पे रेडिंग आपने वहां पे यूज करना। आपने क्वेश्चन में 90% सही करे, क्वेश्चन में गलती के, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, क्वेश्चन में गलती की कोई बात नहीं बेटा, गलतियां होती है, जो मेहनत करता है वही गलती करता है बेटा। तो आपने गलती हुई, अब जो कोई करता ही नहीं तो फिर क्या। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू गेट ए रैंक, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपने देखिए गलती हुई, तो वहां पे आपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की नोटबुक के बच्चे वहां पे रेडिंग से हाईलाइट करा कि ये मेरे से गलती हुई, फिर आप करो रिवीजन। तो रिवीजन करते वक्त आप क्लास क्वेश्चन तो देख रहे हो, उसमें रेडिंग से करे, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखा जाए, ये क्वेश्चन पूरा नहीं देखना है मेरे को, ये तो पूरा सही है, इसमें ये रेडिंग से मैंने गड़बड़ कर दिया था, या कोई नया एडजस्टमेंट था, तो रेडिंग से मैंने रेडिंग से आपने उसको बॉक्स या कुछ बना देना, जो गलती करे उसको बेटा, तो यहां गलती है तो वो पॉइंट देगा, अच्छा ये गलती है, अब नहीं होना चाहिए गलती। तो उस तरीके जो गलतियां करोगे और फिर आगे वो गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। सो आज का सेशन यहाँ पे ये खत्म होता है, कल हम फिर से मिलेंगे बेटा डे 2 में। और रेगुलर रहना है आपको, रोज जो पढ़ा रोज का वो पढ़ते जाना, बस एक ही फंड है कंसिस्टेंसी बेटा, कंसिस्टेंट रहना और बहुत डिसिप्लिन में रहना। इंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, समय कम है, सिलेबस बहुत है, समय सिर्फ 8 से 9 महीने हमारे पास, ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है बेटा, टेक केयर, बाय बाय।